दोस्तों कोई भी चीज़ सीखने में कभी कोई बुराई नहीं होती है। हाँ, आप अगर सीखते हैं, समझते हैं तो आपको ही फ़ायदा होता है। हाँ, आप मेरा वीडियो किसी भी स्टेट से देख रहे होंगे। अब मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपको आपके स्टेट के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन आपके मन में एक ख़्याल आया होगा कि आपके स्टेट में जो योजनाएँ चल रही हैं कि राज्य सरकार आपके जो गरीब हैं, बीपीएल कार्डधारी हैं, उनको बहुत सी योजनाएँ देती है, आपको सुविधाएँ नहीं मिलती। दोस्तों सुविधाएँ आपको भी मिल रही हैं, बशर्ते आप ये सोचिए कि आप एक राज्य के दर में नहीं आते, आप पूरे भारतवर्ष में आते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही साइट है केएसबी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड। अब आपने बहुत सुना है। अब दोस्तों आपने कभी देखा है कि जो गरीबी रेखा के कार्ड होते हैं, अगर उनको राशन कार्ड के लिए या फ्री का 5 किलो राशन मिल रहा है, या बहुत से स्टेटों में जैसे एमपी में ही ले लीजिए कि एक लाडली बहना शुरू हुई है, उनमें 1200-1500 रुपए मिल रहे हैं। तो आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए भी तो पैसा मिलता है, आपको रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी तो पैसा मिलता है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करने से पीछे जी छुड़ाते हैं। तो दोस्तों उन मेहनतों में भी आपका फ़ायदा है। हाँ, अब आप सोचते होंगे कि हमें जानकारी नहीं, तो जानकारी है दोस्तों। आप देखिए वीडियो, मेरा नहीं देख सकते, आप यूट्यूब में बहुत वीडियो हैं, आप उनका देखिए और समझिए, और देखिए आप थोड़ा मेहनत कीजिए और जो आपको मिलता है वो आप लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब दोस्तों मैं ये चीज़ें क्यों सोचा? ऐसा नहीं है कि मैं भी आप ही जैसा हूँ, मैं भी एक सर्विसमैन हूँ, मैं भी आप ही जैसा हूँ, मेरे को इतना ख़्याल नहीं आया था। लेकिन आप ही के जैसे एक व्यूअर ने मेरे को क्वेश्चन किया, उन्होंने मेरे से ये चीज़ पूछी कि सर हमें जानकारी दीजिए, तो मेरे को ख़्याल आया कि मैं आप सबको बताऊँ। तो मैं पहले आपको व्यूअर का क्वेश्चन दिखाता हूँ। हाँ, मैंने इसको Q&A की सीरीज़ में शामिल नहीं किया था कि एक पार्टिकुलर वीडियो है और काफ़ी बड़ा भी है। इतना बड़ा नहीं है कि दोस्तों आप सोचें कि एक मूवी के बराबर है, तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर देखते हैं और आप फर्स्ट टाइम वाले हैं या पहले से भी करते आ रहे हैं, आप अगर ये सावधानियाँ बरत लेते हैं, तो आपको आपकी जो बच्चों की स्कॉलरशिप होती है, फर्स्ट क्लास से 12th तक, चाहे ग्रेजुएशन के, चाहे पीएमएस के लिए, चाहे मेडिकल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप ये चीज़ देख लीजिए और समझिए और कोशिश कीजिए कि आप नहीं कर सकते तो सीएससी सेंटर से कराइए। देखिए, आप कुछ चीज़ नहीं सीख सकते तो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो बहुत एडवांस हैं, उनके हाई एजुकेशन में वो सब चीज़ कर सकते हैं, बस उनको आपको गाइडेशन देना है। तो चलिए मैं पहले व्यूअर का क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर आज आपको तरीके से सिलसिला बिल्कुल A to Z आपको केएसबी के बारे में बताऊंगा। पहले आप व्यूअर क्वेश्चन देखिए। दोस्तों देख सकते हैं व्यूअर क्वेश्चन है, सर एक वीडियो केएसबी के बारे में कंप्लीट जानकारी दें कि कैसे केएसबी का पार्ट ए और पार्ट बी भरना है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय क्या क्या सावधानी बरतना है, और केएसबी में कितने दिनों में अप्रूवल हो जाता है। तो दोस्तों आपने व्यूअर का क्वेश्चन देखा, तो मेरे को देखिए दोस्तों, आप ही जैसे व्यूअर के जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हीं से मेरे को भी ख्याल आता है, फिर मैं रिसर्च करता हूँ और मैं खुद फिलअप करता हूँ, तो फिर मैं पॉइंट निकालता हूँ कि आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है, तो हम वीडियो बनाते हैं। तो हम इसीलिए देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी यूट्यूबर, आपको क्यों बोलता है कि आप वीडियो में कॉमेंट्स कीजिए। देखिए, वीडियो में कॉमेंट्स करने से आपकी परेशानियों को सॉल्व किया जाता है, और हमें भी जानकारी मिलती है दोस्तों कि हम भी खुद एक सर्विसमैन है, अगर हमसे कुछ गलती हो रही है या कुछ छूट रही है, तो हो सकता है आप भी जानते हो। ऐसा नहीं है कि हम ही बस जानते हैं, आप भी जानते हैं दोस्तों, तो आपसे भी हमको जानकारी मिलती है। आप भी बहुत समझदार है। बस देखिए दोस्तों, कुछ फ़र्क होता है। फ़र्क क्या होता है कि मैं कैमरे के सामने आपसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, आप हो सकता है इतनी बात ना कर पाएँ। मैंने ये यूट्यूब सीखा है, आपने ना सीखा हो, लेकिन आप मेरे से इस टॉपिक में ज़्यादा जानकारी रखते हो, तो आप कमेंट्स करते हैं। हाँ, हम कभी गलत बताते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके भी बताते हैं कि सर आपने गलत बताया, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप कमेंट्स करिए। चलिए मैं आज आपको केएसबी की कंप्लीट A to Z जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं केएसबी के, अब दोस्तों जैसे ही आप केएसबी की साइट में जाएंगे, आप लॉगिन करना है, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड ये देखिए नॉर्मल सब बना लेते हैं। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये है फर्स्ट टाइम यूजर। अब जो फर्स्ट टाइम केएसबी में अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, बहुत से हो सकता है कि वीडियो देखते देखते सोचे होंगे हाँ हम भी मोटिवेशन हो गए होंगे तो हम भी करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम यूजर है, तो दोस्तों एक चीज़ ये याद रखिए कि केएसबी का जो पार्ट ए होता है और पार्ट बी होता है, आपको पार्टिकुलर्स भरना होता है। तो पार्ट ए में आपका पार्टिकुलर्स डिटेल होती है। अब पार्टिकुलर डिटेल आपकी क्या होती है दोस्तों, जैसा आप जानते हैं केएसबी को आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देनी होती है। आपका नंबर, आपका नेम,
और आपकी जो रैंक है, डेट ऑफ बर्थ, डिस्चार्ज डेट, और मतलब पूरा दोस्तों आपका एड्रेस, आधार कार्ड, सब चीज आपको देनी होती है। तो वो एक सेव होता है। तो केएसबी में रजिस्टर्ड करते समय ये आपका सेव हो जाएगा। तो जैसे ही आप ये पार्टिकुलर्स देते हैं, हाँ दोस्तों, लेकिन इनमें ये तो आप बोलेंगे कि ये तो मैं जानता हूँ, आप कौन सी नई चीज बता रहे हो। तो मैं आपको नई चीज क्या बता रहा हूँ वो देखिए दोस्तों, कि कभी कभी क्या होता है, आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ कि कभी कभी प्रॉब्लम कब जाती है कि आप जब ये पार्ट ए भरते हैं और उसमें आप देखिए रीजन ऑफ डिस्चार्ज, रीजन ऑफ डिस्चार्ज नहीं भरते तब भी आपकी एप्लीकेशन रिसबमिटेड नहीं होती, आपका ऑब्जर्वेशन आता है। एक व्यूअर का आया क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए मैं आपको स्क्रीन में स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। आप ये सोचेंगे कि मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, मैं ऐसा आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि किसी व्यूअर के साथ हुआ है। उन्होंने पार्टिकुलर्स ए भरा, बी भरा और अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट, लेकिन उन्होंने रीजन ऑफ डिस्चार्ज नहीं दिया था, इस कारण ऑब्जर्वेशन आ गया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैसेज आया मोबाइल में, जब मैं देखिए केएसबी आपको मोबाइल और आपके ईमेल आईडी में दोनों में देता है, मैसेज देता है। आप मोबाइल के देख लीजिए और ईमेल का भी देख लीजिए। उनके मोबाइल में ऐसा नहीं आया था क्योंकि उन्होंने ये बताया कि मैंने रिचार्ज नहीं करा पाया था तो बंद था मेरे सिम, और 1 महीने बाद ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गई। सिर्फ एक रीजन गलती के कारण, क्या था कि उन्होंने रीजन ऑफ डिस्चार्ज नहीं दिया था। तो आप ये हल्के मत लीजिए, कोई चीज है, कोई बताता है तो आप समझिए। तो आप पार्ट ए भरा और इसको आप सेव कर दीजिए। सिंपल तरीका है, पार्ट ए भरने के बाद आप इसको सेव कर दीजिए। तो दोस्तों अब पार्ट ए तो आप समझ गए, अब चलते हैं पार्ट बी में, जो इसके बाद आता है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देखिए पार्ट बी आए। तो दोस्तों पार्ट बी में आपका जो फर्स्ट में आएगा, आपकी आएगी बैंक डिटेल। दोस्तों ये बैंक डिटेल आपको पेंशनर को अपनी वो नहीं है कि जो आपकी पेंशन आती वो भरनी है। मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दूं कि हाँ, आप वही बैंक डिटेल भरिए जो आपके आधार से लिंक हो। आप एक चीज याद रखिए, आधार से जो लिंक अकाउंट है आप वो भरिए। बस आप इसमें क्या, आपका नाम आएगा, नाम जो आपके बैंक में नाम हो। आप एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको एक और थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर दूं। क्या होता है कि जैसे आपके बैंक में अकाउंट है, आपका नाम, मैं ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ दोस्तों, कि आपका अनिल कुमार मिश्रा, ये दोस्तों किसी का नाम नहीं है दोस्तों, ये किसी का एग्जांपल के तौर पर उदाहरण दे रहा हूँ। और आपके बैंक अकाउंट में AK मिश्रा लिखा है और बाकी जगह आपका सब में पीपीओ में सब में अनिल कुमार मिश्रा है, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। आपके जो बैंक में नाम है, अगर बैंक में आपका AK मिश्रा लिखा है तो आप AK मिश्रा ही भरेंगे। आप जो चीज देखिए, जो चीज जो यहाँ मांग रहा है वो चीज फिलअप कीजिए। तो अगर बैंक अकाउंट में आपका नाम AK मिश्रा है तो आप अपना नाम भरिए, फिर आपका अकाउंट नंबर आएगा, फिर आपका IFSC कोड आएगा। और इसमें दोस्तों अब आप कंफ्यूजन होंगे, बहुत से व्यूअर क्वेश्चन आता होगा कि सर हम इसको सेव कर रहे हैं तो सेव नहीं होता। तो दोस्तों ये सेव नहीं हो रहा है, दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सेव नहीं हो रहा है तो आप परेशान मत होइए, सेव के लिए मत सोचिए। सेव नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए। अब इसके बाद नीचे आता है आपकी चाइल्ड डिटेल। अब दोस्तों चाइल्ड डिटेल के नीचे आएंगे तो आपका फाइनेंशियल ईयर आता है। तो आप दोस्तों बहुत से व्यूअर का क्वेश्चन भी होगा कि फाइनेंशियल डिटेल में दोस्तों हम लास्ट ईयर का भर सकते हैं क्या? दोस्तों लास्ट ईयर का आप नहीं भर सकते। इसमें आप फैमिली मैन थे या फौज में थे, नौकरी करते थे तो आपको जानकारी थी। मैं आपको ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, कि जैसे आप आर्मी में सर्विस करते थे तो जो आपका बैच मिलता था, अगर आप फैमिली मैन थे तो आपको मंडे या वेडनेसडे मिलता था। तो क्या मंडे वेडनेसडे का गुजर जाता था तो आप सैटरडे को थोड़ी ले सकते थे? ऐसा यही है सेम। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें ऑटोमेटिक ही लास्ट ईयर का आएगा, उसके पहले का आप फिलअप नहीं कर सकते। इसकी एक डेट होती है, एक लिमिट होती है। केएसबी हर साल एक डेट निकालता है। तो आप फाइनेंशियल में आप जो आएगा ईयर आएगा वो आप सेलेक्ट कीजिए, और फिर नंबर ऑफ चाइल्ड में तो आपका 1 है या 2 है। जैसे आप 1 सिलेक्शन करेंगे तो आपका 1 नीचे पार्टिकुलर्स आएगा अपलोड के लिए, 2 का सिलेक्शन करेंगे तो 2 का आएगा पार्टिकुलर्स। अब बच्चों के पार्टिकुलर्स में उनका नेम आ जाएगा, स्कूल नेम आ जाएगा, नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएंगे, ये सब अपलोड कर दीजिए।
अब दोस्तों इसके बाद जैसे ही आप अपलोड करते हैं, अब नीचे आता है अपलोड सेक्शन। अब मैं आपको अपलोड सेक्शन की एक एक बारीकियां बताता हूँ। दोस्तों मेरा ये पर्पज है कि देखिए, हम सुविधा ले रहे हैं, आप भी लीजिए, लेकिन जानकारी के अभाव मत लीजिए। जानकारियां बहुत है, आप कोशिश कीजिए देखने की। तो हम कोशिश ये नहीं करते कि हमें जानकारियां तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन हम उसको अपनाते नहीं है। तो अब यहाँ तक हो गया। अब मैं नीचे अपलोड सेक्शन में, दोस्तों जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आप एक चीज ये याद रखिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट, सबसे पहले आप ये चीज याद रखिए, जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आपके PDF, जिप और JPEG ये फाइलों में होना चाहिए। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि सर वीडियो तो दिखाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, लेकिन हम इतना थोड़ी हैं कि इतना जानते होते तो आपका वीडियो क्यों देखते, या कुछ समझ में नहीं आता। तो दोस्तों मैं इन चीज़ों का भी सोल्यूशन बताता हूँ। अगर आप स्मार्टफोन चलाते हैं, आपने स्मार्टफोन से अपने एक पिक्चर क्लिक की, तो आपको कुछ नहीं करना है ना, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपको वो चीज़ भी बता रहा हूँ। आप इसको पिक करने के बाद जैसे आपने एक फ़ोटो ले ली, अब फोटो को आपको या PDF में कन्वर्ट करना है, या जिप में करना है, या JPG में करना है। तो देखिए कुछ चीज़ डॉक्यूमेंट तो आपके ऑलरेडी PDF में आते हैं। आपका पे स्लिप PDF में आती है, जैसे आप इस पर से अपना PPO डाउनलोड करेंगे, जो आपको अपलोड करना होता है तो PDF में ही डाउनलोड होता है, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, आप सीधे गूगल में जाइए ना, गूगल में लिखिए, क्या लिखेंगे, कन्वर्ट टू PDF। सिंपल है दोस्तों, आपको क्यों टेंशन लेना है। आप कन्वर्ट टू PDF में लिखिए, या जिप में लिखिए, या JPG में लिखिए। आप कन्वर्ट टू PDF में लिखेंगे। PDF क्या होता है दोस्तों कि PDF में 1 से 7, 10 पेज या 15 पेज आ जाते हैं, ये एक सिंगल फाइल भी होती है। तो आप कन्वर्ट टू PDF में लिखेंगे, वहाँ पे जो आपके मोबाइल में पिक्चर है आप उसको अपलोड करेंगे, गूगल कन्वर्ट कर देता है। गूगल में बहुत सर्विस है जो फ्री देता है, तो आपकी ये PDF फाइल बन जाएगी और इसको आप सेव कर लीजिए, और फिर जब अपलोड करने का आएगा तो कीजिए। देखो दोस्तों, परेशानी है दुनिया में दोस्तों, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। हम खुद समस्या है, लेकिन हम समाधान नहीं ढूंढते। तो ये आई दोस्तों क्लियर हो गया। अब चलते हैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो उनके बारे में बताता हूँ। हाँ, मैं आज आपको दोस्तों सिर्फ जो एजुकेशन का है, स्कॉलरशिप का, वो बता रहा हूँ। आप PMS का अलग हो सकता है, और इसका BDS का अलग हो सकता है, आपका मेडिकल का अलग हो सकता है। मैं जो स्कॉलरशिप का बता रहा हूँ आप ये याद रखिए, नहीं तो बहुत से व्यूअर सोचने लगे कि सर आपने उसका बताया था वो गलत था। नहीं, अब फर्स्ट में आता है आपका डिस्चार्ज बुक। अब डिस्चार्ज बुक का पार्टिकुलर्स अपलोड करने को होता है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आपको डिस्चार्ज बुक का एक पेज नहीं की पार्टिकुलर्स यूज करना है, तो उसमें पार्टिकुलर्स है। पार्टिकुलर्स में आपके डिस्चार्ज बुक के 1 से लेके कितने 20 पेज तक हैं, तो सभी आप एक एक पेज की फोटो खींचिए और इनको इकट्ठा करके एक PDF में आप स्टोर कर सकते हैं। तो आप PDF फाइल बना लीजिए, जिप फाइल बना के एक साथ पूरे पेज को अपलोड कर सकते हैं, एक डिस्चार्ज बुक को। तो डिस्चार्ज बुक में आप ये याद रखिए, आपके कंप्लीट पेज आएंगे। आप ये याद रखिएगा कि डिस्चार्ज बुक में आपके कंप्लीट पेज आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है कि आपका जो दूसरे नंबर पे है ECM। अब देखो दोस्तों, ECM आई कार्ड। अब दोस्तों जो आप सैनिक सोल्जर बोर्ड से आपने अपना आई कार्ड बनवाया होगा, आर्मी में थे तो जैसा आइडेंटिटी कार्ड बना था, एक सैनिक सोल्जर बोर्ड से भी आई कार्ड बनता है। तो आई कार्ड को भी आप अपलोड करना है, तो आई कार्ड की एक PDF फाइल बना है, वो अपलोड कर दी। इसके बाद आता है दोस्तों आपके बच्चों का। अब ध्यान रखिए कि दोस्तों बच्चों में आप अगर एक का अपलोड कर रहे हैं तो एक का, नहीं तो 2 का। अगर एक का अपलोड करेंगे तो 1 की मार्कशीट मांगेगा, 2 की करेंगे तो 2 की मांगेगा। तो दोस्तों ये ऊपर में सीनियरिटी नंबर अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट यही रहते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपको अपलोड करना है वो आप एक चीज याद रखिए कि जो दोस्तों अलग अलग स्टेट का होगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आप कहीं हरियाणा से, कहीं दिल्ली या MP से देख रहे हो, तो दोस्तों अलग अलग स्टेट की, अलग अलग स्कूल की अलग अलग प्रणाली होती है। अब दोस्तों जो बोर्ड क्लास होती हैं, बोर्ड क्लास में दोस्तों एक चीज मिलता है, सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। लेकिन दोस्तों कई कई स्कूलों में सर्टिफिकेट अलग मिलता है, मार्कशीट अलग मिलती है।
तो आपको ये याद रखना है कि सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, मार्कशीट भी अपलोड करनी है, तो आपको एक ही फाइल में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। तो ये आप ध्यान रखिए, दोनों बच्चों कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट भी है और मार्कशीट दोनों का ही अपलोड होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक तो आप समझ गए 4 पॉइंट तक। अब जो इसके बाद वाले पॉइंट है वो बताते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है कि जो आप पेमेंट लेंगे, आपको एक कैंसिल चेक अपलोड करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों बहुत से फैमिली पेंशन होंगी या वो बोलेंगे कि हम तो अपने बच्चों का भर रहे हैं, हमारी तो चेकबुक ही नहीं है। तो आपके लिए भी ऑप्शन है, उसमें देखिए लिखा हुआ है कि आपकी जो बैंक पासबुक है उसका फंड पेज वो आपको ऐड करना है। तो उसमें सिर्फ क्या दिखता है दोस्तों, मेन चीज आपको मैं ये बता दूं कि जो आपकी पेमेंट होती है केएसबी के थ्रू, आपसे क्यों मांगा जाता है। देखिए आपको अकाउंट नंबर तो आपने मेंशन कर दिया, आईएफएससी कोड मेंशन कर दिया, लेकिन जो बैंक पार्टिकुलर्स दिखाता है चेक बुक में आप देखते हैं वहां लिखा रहता है आईएफएससी कोड या बैंक का लिखा रहता है, तो आपका आईएफएससी कोड शो होना चाहिए। आप कुछ भी अपलोड करें तो मेन वो होता है कि अब दोस्तों ये तो हो गया। अब पार्टिकुलर्स आधार कार्ड दोस्तों आपको अपना अपलोड करना है, ना कि आपके बच्चों का अपलोड करना है। अगर आप ले रहे हैं तो ठीक, आपकी वाइफ अगर अप्लाई करवा रही हैं तो आपकी वाइफ का लगेगा आधार कार्ड, लेकिन आपको आधार कार्ड अपलोड करना है अपना। अब इसके बाद आता है दोस्तों, इसी में एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों देखिए डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट पहले अलग था सिस्टम। पहले क्या सिस्टम था कि आप इसको भर के फिर जिला सैनिक बोर्ड में जाते थे, वहाँ स्टैम्प लगाते थे और उनको दे देते थे, तो वो सब फोटो कॉपी अटेस्टेड करके भेजते थे। अभी ये सब ऑनलाइन हो गया क्योंकि कागजी कार्रवाई में बहुत टाइम लगता था हार्ड कॉपी में। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ हूँ दोस्तों ग्रुप का, तो आप उससे ले सकते हैं। मैं ऐसा इसमें नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि देखिए हम भी जो वीडियो डाल रहे हैं वो भी यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ नहीं डाल सकते, तो हम किसी का पीडीएफ नहीं डाल रहे हैं। तो आप ग्रुप को ज्वाइन करके उसमें से ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है मैं आपको नॉर्मली बता दूं कि आप लिख के देते हैं कि जैसे अभी 2023 या 24 के लिए अप्लाई करेंगे ना, आप ये ध्यान रखिए 2023-24 के अप्लाई करेंगे तो आप लिख के ये साइन करके देंगे कि मैंने 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के लिए किसी बच्चों का, जो आप 1 या 2 बच्चों का अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने कहीं से भी कोई इनके ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं किया है। हाँ, अगर मैं ग्रांट का अप्लाई करता हूँ तो मैं खुद दोषी पाया जाता हूँ, मैं गलत किया हूँ। तो अगर आपने कहीं अप्लाई नहीं किया, ये आप लिख के देते हो, डिक्लेरेशन होता है। ये नॉर्मल चीज, आपका नाम, नंबर, फाइनेंशियल ईयर और सिग्नेचर करके आप इसको अपलोड कर देते। और लास्ट में आता है दोस्तों आपका पीपीओ। दोस्तों इसके बाद आता है पीपीओ। तो पीपीओ आपको हमेशा आपका लेटेस्ट यूज करना चाहिए। आप लेटेस्ट पीपीओ यूज कीजिए तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जो आपका स्पर्श का है या ईपीपीओ है, आपको जो मिला, आप अगर बैंक पेंशनर हैं तो आप अपना ईपीपीओ यूज कर सकते हो। उसमें आपका नाम होना चाहिए बच्चों का। मेन पीपीओ इसलिए अपलोड करने को कहा जाता है कि उसमें आपका बच्चों का पार्टिकुलर दिखता है। तो अब दोस्तों कंफ्यूजन होगा। अब मैं आपको आज वीडियो में तो बोला हूँ, आप इतनी देर तक देख रहे हैं, आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन उठ रहे होंगे, तो आप परेशान मत होइए, आप वीडियो देखिए तो समझिए। मैं आपको पूरे आज बोला हूँ तो A to Z जवाब दूंगा। अब आप ये सोचे मैंने तो ये जमा कर दिया, अब इस पर कितना टाइम लगता है। तो टाइम तो देखिए, आपने ये भेजा, अपलोड किया, सेव करके और फॉरवर्ड कर दिया, ये कहाँ गया आपके दोस्तों, जिला सैनिक बोर्ड में। अब दोस्तों मैं इसका आपको प्रोसीजर बताता हूँ। अब जिला सैनिक बोर्ड में गया, आज आपने अपलोड किया है, अब कल देखिए या परसों देखिए, अगर जिला सैनिक बोर्ड का जो क्लर्क है, एक पीडीएफ आपका आया, उसने देखा कि आपके पूरे पॉइंट सही हैं, कुछ गलत नहीं है। हाँ, मान लीजिए कि अगर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में कुछ गलत है, इसमें डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में आपने लास्ट ईयर का सर्टिफिकेट का भर दिया, जमा कर दिया, तो वो आपको ऑब्जर्वेशन देगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि ऑब्जर्वेशन देगा, तो उसका 30 दिन पीरियड होता है ऑब्जर्वेशन का। तो आप 30 दिन के भीतर उसको क्लियर करके फिर अपलोड कर दीजिए तो वो सही हो जाता है। तो जैसे ही क्लर्क ने देखा कि सही है, तो फिर जो जिला सैनिक बोर्ड का एडमिन है, एडमिन अप्रूव करेगा। और जब दोस्तों एडमिन अप्रूव करता है तो आपको मैसेज आता है ऐसा स्क्रीन में। मैं आपको लास्ट ईयर का मैसेज दिखा रहा हूँ, इस साल का तो अभी किसी का आया नहीं है, मेरा अभी मैंने अपलोड किया है तो नहीं आया है। आप लास्ट ईयर का देखिए, ऐसा अप्रूवल होता है। इसके बाद दोस्तों जाता है राज्य सैनिक बोर्ड में। अब राज्य सैनिक बोर्ड में दोस्तों सेम प्रोसीजर है। वहां क्लर्क देखा,
जो क्लर्क है, उसके बाद फिर राज्य सैनिक बोर्ड ने अप्रूव किया, एडमिन ने। तो ये दोनों अप्रूव होने के बाद फिर जाएगा आपका केएसबी में। अब दोस्तों केएसबी में भी सेम कार्रवाई है। केएसबी का जो क्लर्क है, पहले क्लर्क अप्रूवल देता है कि हाँ सही है, और उसके बाद आपका केएसबी से अप्रूवल होता है। अब आप सोचेंगे केएसबी से अप्रूवल होगा तो क्या हमारा अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा? नहीं, अमाउंट ऐसे क्रेडिट नहीं होता है। आप देखिए केएसबी में आपने एप्लीकेशन दी, अप्रूवल हो गया। अब आप देखिए कि आपके 30 लाख पेंशनर हैं। 30 लाख पेंशनरों में से मान लीजिए, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ कि 30 लाख में से 1 लाख बच्चों का अप्लाई किया गया एजुकेशन के लिए। मैं 30 लाख में से 1 ही लाख का ले रहा हूँ। अब 1 लाख में से अब देखिए आपके 29 स्टेट थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इस स्टेटों में से अलग अलग गई, केएसबी के पास पहुंची। आपने तो अपने स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से दिया, डिस्ट्रिक्ट से आपके राज्य में आया, फिर 29 स्टेट तो हैं, 29 स्टेटों का अलग अलग दिया गया। अब केएसबी के पास जैसी सीनियरिटी से पहुंची तो वो कोशिश ये करता है कि 31 तक जितना उसके पास फंड है वो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और केएसबी में आप एक चीज याद रखिए कि सबका फंड अलग अलग आता है। 1 से 12 तक का अलग आता है, पीएमएस के लिए अलग आता है, मेडिकल के लिए अलग आता है। तो उसने जैसे ही उसको मिला सीनियरिटी वाइज तो वो आपका क्रेडिट कर देता। हाँ, इसमें एक और प्रॉब्लम होगी कि आपका फंड तो अभी नहीं आया, मेरा 31 मार्च हो गया। तो दोस्तों अगर उनके पास फंड खत्म हो जाता है तो जो फ्लैग डे, एक्चुअल केएसबी के पास तो जो आपके नेशनल फ्लैग डे होते हैं उसका फंड उनके पास जमा होता है। फिर जो बचता है तो जो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं या आपका वित्त विभाग, वो उनको फंड रेज करता है कि हाँ हमारे पास इतने बैलेंस है। ये बैलेंस शीट बना के भेजते हैं, केएसबी भेजता है फाइनेंस मिनिस्टर को कि सर हमारे पास इतने बैलेंस बचे हैं, इतना फंड हमें और चाहिए। तो जब उनके पास जैसे ही फंड आया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सितंबर तक, तो वो लास्ट ईयर का फंड रेज कर देते हैं। आइए दोस्तों, जो केएसबी की तो मैंने बहुत छोटी से छोटी चीजें ली। हाँ, वीडियो लंबा जरूर था। अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए दोस्तों, हाँ मेरे से कुछ छूट गया हो या आपको मैंने कुछ गलत बताया है या आपको कुछ समझ में नहीं आया, देखिए हो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जानकारी नहीं रखते, तो आप वीडियो में नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो। नमस्कार दोस्तों।